सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समसामयिक और खास तौर पर आप श्रोताओं से जुड़े विषयों पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, देश के प्रति उनके सेवा भाव की, आम लोगों के प्रति उनके समर्पण की और सबसे अधिक भारत को विश्व मंच पर सम्मान पूर्वक स्थापित करने की दिशा में किए जा रहे उनके सतत प्रयासों की। हाल ही में देश ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का जन्मदिन भी तमाम सेवा प्रकल्पों के साथ मनाया है और इनमें से कुछ योजनाएं अभी भी चल रही हैं। मोदी जी के व्यक्तित्व और बीते 7 सालों में देश के प्रति उनके योगदान पर चर्चा के लिए आज आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक सतीश एलिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार दीपा जी। और एक और मेहमान है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा। आपने मोदी जी पर 2 किताबें भी लिखी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद दीपा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये एक स्थापित सत्य है कि मोदी जी के कारण बीते 7 साल में देश ने कई नई परिभाषाएं गढ़ी हैं। उन्होंने अपने कार्यों से कई नए मूल्यों का सृजन किया है और ऐसी नई बातों को हमारे सामने लाने का प्रयास किया है जो भविष्य में देश के लिए सुखद परिणाम देने वाली होंगी। मोदी जी की कार्यशैली में वास्तव में सेवा और समर्पण का अद्भुत समन्वय है, जिसके बलबूते भारत ने न केवल विश्व मंच पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है बल्कि अनेक मंचों पर अगुवाई भी की है। तो एलिया सर, मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। आपसे जानना चाहूंगी आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत दिनों बाद देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो न केवल सत्ता में और प्रशासन में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है बल्कि समाज में एक बहुत ही व्यापक, बहुत दूर तक जाने वाला एक प्रभाव जिन्होंने छोड़ा है। मसलन स्वच्छता अभियान जो है, ये एक बहुत वैसी बात थी आज से करीब 15 साल पहले, 10 साल पहले, जो कि हमारे देश में देखते सब थे लेकिन उसकी तरफ कोई एक बड़ा व्यापक कदम उठाने की बात शायद ही कोई करता हो जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल को सोचा, देखा, जैसा कि बाकी लोग सोचते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लाल किले से जो देश को संबोधन किया उसमें उन्होंने स्वच्छता की बात की। न केवल बात की बल्कि संकल्प को दोहराया ताकि पूरा देश, जो उस दिन खासकर 15 अगस्त जो होता हमारा स्वाधीनता दिवस होता है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह होता है, कम से कम उस एक दिन तो पूरे देश में देशभक्ति का माहौल रहता है। लोगों के बीच में उन्होंने बड़ी प्रमुखता से बात कही। कई लोगों को ये भी उस वक्त लगा था कि प्रधानमंत्री को तो सामान्य तौर पे बड़ी बड़ी घोषणाएं वहाँ से करते हैं, देश को संबोधित करते हैं या कोई उपदेश देते हैं, लेकिन उन्होंने सफाई की बात की। क्योंकि उस समय का जो वक्त था, हमारा गांव हो, कस्बे हों, शहर हों, जगह जगह हम देखते थे गंदगी की भरमार होती थी और लोग उसको देख के दूसरी तरफ से चले जाते थे। हमारे सार्वजनिक स्थान थे, स्कूल थे, देवालयों के आसपास भी हम देखते थे कचरे का ढेर लगा रहता था और बड़ा एक भारत की पूरी दुनिया में ऐसी एक छवि बनी हुई थी। हम जब दिल्ली से भोपाल आए तो हमें भोपाल के करीब आते से पता लग जाता था नींद में भी कि हम भोपाल आ गए, क्योंकि गंदगी का एक बड़ा बहुत ढेर वहाँ था। दिल्ली में भी हमने देखा, दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी पहुंचने से पहले आप कभी ट्रेन से जाते थे तो ऐसा लगता था कि हम कहाँ आ गए, ये कौन सा देश है। हम कैसे पूरी दुनिया की तारीफ करते थे और हमारे अपने देश में हम नहीं सोचते थे कि कुछ हो सके। लेकिन प्रधानमंत्री के उस आह्वान के बाद, वो केवल एक भाषण और एक आह्वान भर नहीं था जी। उसके बाद उन्होंने उसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर जमीन पर उतारा। नगरीय निकाय जो होते हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, वहाँ से लेकर ग्राम पंचायतों तक प्रोत्साहन की योजनाएं की और जो नगरीय निकाय हैं, जो पंचायत स्तर के और भी संस्थान हैं, उनको प्रोत्साहन की भी बात की, उनको सुविधाएं इक्विप्ड किया और लगातार समीक्षाएं की। आज आप देखिए मध्य प्रदेश के भी कई सारे, इंदौर हैं, भोपाल हैं और तमाम छोटे से छोटे शहर में भी आप जाएंगे तो गंदगी कम से कम पहले की तुलना में मुझे समझिए कि 10% या 5% कहीं बची होगी। तो भी लोग आज कचरा फेंकने से पहले 2 बार सोचते हैं। कोई चीज़ खाते हैं तो वो जेब में अपने रख लेते हैं, उनको संकोच होता है कि मैं फेंकूंगा तो कोई मुझे देखेगा। कोई बच्चा भी आज आपको टोक देता है। हमारे घर के मेरी बेटी मुझे टोक देती है, कोई चीज़ में हाथ में छिलका केले का लेता हूँ तो बोले पापा हाथ कहीं डाल देते हैं अपन इसको ढूंढ के। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में लोग देखते हैं कि वहाँ भी लोग कचरे के उसमें डालते हैं। तो ये मुझे लगता है एक बहुत क्रांतिकारी एक बदलाव है। ये एक क्षेत्र नहीं है और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं, लोगों के अंदर एक सेवा की भावना जो है, मोदी जी चूँकि वो खुद करके दिखाते हैं तो ये बहुत प्रेरक व्यक्तित्व उनका है, खासकर सामाजिक तौर पर बदलाव के मामले में। क्योंकि मेरा ये बहुत साफ ये मानना है
कि सरकार से, कानून से, नियम से बदलाव, बहुत लंबे समय तक चलने वाले बदलाव नहीं आते हैं। लोगों के अंदर जागृति करने की बहुत जरूरी है और वो यही मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने एलिया सर। स्वच्छता की अलग अब पूरे देश में जाग गई है। हर बच्चे को ये लगता है कि पूरा देश साफ होना चाहिए। सब अपना योगदान हर स्तर पर देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो इंदौर और भोपाल लगातार स्वच्छता में अव्वल भी बने नजर आ रहे हैं। कृष्ण मोहन सर, सरकार की तमाम जनहितकारी योजनाएं ऐसी हैं कि हर योजना पर एक कार्यक्रम भी कम पड़ जाएगा। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कम समय में भी प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं पर बात कर पाएं। आप श्री मोदी के व्यक्तित्व में सबसे खास क्या देखते हैं? देखिए, उनको सबसे जो महत्वपूर्ण मोदी जी के में है वो उनकी भावनाएं लोगों के प्रति, जो जितने करीब से जुड़े हैं, जन भावनाओं को उन्होंने बहुत करीब से समझा है। यही वजह है कि जैसा भी सतीश जी बता रहे थे कि जब भाषण वो लाल किले से दे रहे थे, लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। उनको सुनने को लोग ललायत थे। उनके पहले भाषण में उन्होंने ये बात कही थी, मैं कोई स्वप्न दिखाने नहीं आया हूँ। तो वो कोई स्वप्न दिखाने वाले व्यक्ति नहीं थे जी। जैसे उन्होंने स्वच्छता की बात की। अब आप बताइए कि आज़ादी के 68 साल बाद देश के प्रधानमंत्री को स्वच्छता की अपील करनी पड़ी, और वो अपील जब उन्होंने की तो विपक्ष ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। जब झाड़ू लेके निकले तो उनके झाड़ू लेकर के निकलने का असर ये पड़ा कि बड़े बड़े जो राजनेता थे, जो बिल्कुल अपने घर में झाड़ू नहीं पकड़ते थे, जो राजा महाराजा थे, उन्होंने भी झाड़ू पकड़ करके सफाई अभियान को गति दी। आप देखिए कि 130 करोड़ जनता यदि मोदी को महानायक मान रही है, वो क्यों मान रही है? उनके करिश्माई नेतृत्व के कारण आज पूरे विश्व में मोदी की लोकप्रियता है और विश्व के नेता बन चुके हैं। आप भारतवर्ष में छोड़ दीजिए, जितनी आप चीज़ें देख रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी की जो राय है अब बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। टाइम और फोर्ब्स जैसी मैगजीन है जो उनको सर्वश्रेष्ठ नेता घोषित कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व, कृतित्व जो है उनको ऊपर ले जा रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। जैसे कि आपने स्वच्छ भारत की बात की है प्रधानमंत्री जी की, तो सर अगर बात करना चाहें तो जनधन योजना, जो गरीबों के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके कभी बैंक में अकाउंट ही नहीं थे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जनधन योजना है और डिजिटल लेन देन है, दो चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। आज से 10 साल पहले आपको जेब में पैसा, बिना पैसा जेब में हुए, आपके पर्स में, आपके जेब में पैसे नहीं हो तो आप कोई चीज़ खरीदने के बारे में सोचते तक नहीं थे। और आज स्थिति यह है कि सामान्य सा भी व्यक्ति, कोई जो चौराहे पर सब्जी बेचने वाली कोई महिला है, उसके पास भी वो आपसे QR कोड उसके पास है, UPI उसके पास है, और वो सामान्य तौर पे उसको सहज तौर पे वो कह दिया कि हाँ कर दीजिए पैसे, इसमें पेमेंट। वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वहाँ तक ये जो यात्रा है ये एक दिन में नहीं हो गई है। ये एक बहुत प्लान्ड तरीके से किया हुआ काम है। जैसे नोटबंदी जब शुरू की तब लोगों को लगा कि एकदम पूरा देश स्तब्ध रह गया था, जिसको हम कहते हैं शॉक्ड हो गया था जी। लेकिन वो ये जो डिजिटाइजेशन है, जो जिसको हम कहते हैं कि लेन देन का जो नया तरीका है, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। उसके बाद से लगातार एक एक व्यक्ति का बैंक में खाता है, और इस देश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या शुरू से रही है। जब से हमारे देश में पहली सरकार बनी थी, लगातार भ्रष्टाचार के मामले आप देखेंगे तब से ही वो शुरू हो गए थे। तो किसी भी देश के लिए एक तरह से ये घुन जिसको हम कहते हैं वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर ये जो लेन देन, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन हुआ है, सारे सब लोगों के बैंक खाते खुल गए हैं, खासकर उस वर्ग के जिसके नाम पर योजनाएं बनती थी, जिसको लाभ देने की योजनाएं बनती थी, और बीच में कहीं बिचौलिए उसको ले जाते थे। हमारे देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने ये कहा था कि यहाँ से हम 1 रुपये भेजते हैं और नीचे 15 पैसे पहुँचते हैं। इसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचार की स्थिति को कहीं ना कहीं वो स्वीकार कर रहे थे। हालांकि उनके पहले से वो चला आ रहा था, और उनकी छवि भी बहुत एक ईमानदार व्यक्ति की उस वक्त थी, और उनकी भी चेष्टा ये थी कि भारत अच्छा देश बने। लेकिन कैसे, बिल्कुल कैसे बने? अब जाके ये बात समझ में आती है कि अब जो जितना भी डायरेक्ट बेनिफिट वाली जो स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं, वो बेनिफिशरी के खाते में सीधी जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जनधन योजना का जो आपने जिक्र किया बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तीसरी जो बात मुझे महत्वपूर्ण लगती है कि हमारे यहाँ, हमारा इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है। बाजार के लिहाज से हम देखें तो भारत बहुत बड़ा बाजार है सारी दुनिया के लिए। हमारा देश चाइना के प्रोडक्ट से भरा पड़ा है। अलबत्ता हम जानते हैं कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी
नहीं होती है, लेकिन चूंकि वो सुलभ होते हैं, उपलब्ध हैं, जी। इतना उत्पादन उनके पास है। तो मोदी जी ने कहा कि मेक इन इंडिया, जी जी मेक बिल्कुल इन इंडिया की बात उन्होंने कही, और मेक इन इंडिया का न केवल बात कही बल्कि एक स्लोगन, एक सिंबल भी बना। जी उसी तरह रुपए का जो हमारी भारतीय मुद्रा है उसको हम RS लिखते थे, रुपया। डॉलर का एक चिन्ह था, पोलैंड का एक चिन्ह था, हमारे रुपए का नहीं था। वो भी एक पहचान हमारी रुपए की भी मोदी जी के समय में भी आई, और एक वो सुविचारित तरीके से आई। अब मोदी जी ने एक कदम और उसके मेक इन इंडिया में स्टार्टअप शुरू किए। पूरी दुनिया के लिए हमारे स्टार्टअप्स एक नज़ीर हैं। स्व सहायता समूह हैं, उनको बहुत एम्पावर्ड किया। पहले से वो समूह थे, स्व सहायता की बातें की जाती थी, महिलाओं को जोड़ा जाता था और बहुत तरह की चीज़ें थी, लेकिन वाकई में जो एम्पावरमेंट होता है विमेंस का ग्रास रूट लेवल पर, ग्रास वो अब रूट दिखता है। तो और अभी जैसे उन्होंने कहा कि खिलौनों के बनाने की बात कही, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे घर में हमारे अपने बच्चे भी जिन खिलौनों से खेलते हैं, जिस वैरायटी के खिलौने चाइना ने पूरी दुनिया में उतार रखे हैं, भारतीय बाजार उसके सामने कुछ नहीं था। जी अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोग, न केवल भारत में उनका प्रोडक्शन होगा, बढ़ रहा है, और भारत के बच्चे भी अब उनसे खेल रहे हैं, साथ खेलने के लिए हैं, बाकी दुनिया के और देशों में भी। और हमारे भारतीय जो चरित्र हैं जी उनके उस तरह से खिलौनों के जब प्रोडक्ट बनेंगे तो निश्चित रूप से एक देश के प्रति गौरव का भाव आएगा, और देश की इकोनॉमी को तो फायदा होगा ही। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें अपने उत्पादों के, हमारा अपना खुद का उत्पादन हो। वो यहाँ तक कि हमारे जो रक्षा के उत्पादन है उसमें भी हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। जी हम वॉरशिप्स बना रहे हैं, उसमें अभी हमने देखा कि INS का देखा नया संस्करण, उसमें भी 70% 75% भारतीय चीज़ें उसमें लगी हुई हैं। तो लेकिन इसके पीछे मोटिवेशन है प्रधानमंत्री का, यही नेतृत्व का गुण है और यही नेतृत्व की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है मोदी जी उसमें सफल दिख रहे हैं, और निश्चित रूप से भारत को एक बार फिर से नए सिरे से उन्होंने जागृत किया है। जी निश्चित रूप से वो प्रेरक व्यक्तित्व हैं, और लोग उनकी बातों को सुनते हैं गंभीरता से, क्योंकि वो व्यक्तिगत जीवन में भी उस पर अमल करते हैं। परोपदेश कुशल बहुतेरे का उदाहरण नहीं है, बल्कि खुद करते हैं और दिखाते हैं करके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमने जनधन और मेक इन इंडिया की बात कर ली। सर, अगर कृष्ण मोहन सर, अगर हम बात करें आयुष्मान भारत की, तो हमारा देश इतना बड़ा है, कोविड काल में भी हमने देखा है कि नए कीर्तिमान रचे हैं जो वैक्सीनेशन को लेकर है। दूसरे देशों को भी हमने वैक्सीन भिजवाई है। बहुत अच्छा प्रश्न किया दीपा आपने। हम हमेशा निरीह कहलाते थे। जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जब भारत की जब चर्चा होती थी, तो कहीं ना कहीं जब हम एक नागरिक की दृष्टि से देखते थे, तो कहीं ना कहीं हम अपने हीन भावना से ग्रसित होते थे। लेकिन आप जब देखिए, कोरोना का कार्यकाल जब था, जिस ढंग से वृहद रूप से ये आपदा आई, जिस ढंग से मोदी जी ने नेतृत्व किया, तो WHO ने पहले जब वैक्सीन तैयार की तो उस पर क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन बाद में आप देखिए कि जब WHO ने हमको खूब अप्रिशिएट किया, अमेरिका ने हमको अप्रिशिएट किया, इवन उसने हमसे वैक्सीन तक ली। तो ये सोचिए कि हम वो देश थे, हमारे अपने लोगों को तो हमने वैक्सीन दी ही, बात इसके साथ हमने विदेशों को भी वैक्सीन प्रोवाइड कराई। और अब देखिए कि 200 करोड़ वैक्सीनेशन का कीर्तिमान मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि बहुत अच्छी बात सतीश भाई कह रहे थे कि जो जनधन योजना, एक जनधन योजना जो थी, जनधन योजना एक केवल वो योजना नहीं थी, उसके पीछे जो मोदी जी की मंशा थी, बहुत बड़ी मंशा थी। क्योंकि आप देखिए, जनधन योजना के बाद जिस ढंग से किसानों के खाते में पैसे जाने लगे, महिलाओं को डायरेक्ट पैसे मिलने लगे, कृषकों को पैसे मिलने लगे। फिर जब नोटबंदी आई, तो नोटबंदी में जब पैसे को आपको कन्वर्ट करना था, तो वो खाते की ज़रूरत थी। तो ये सोची समझी एक रणनीति थी मोदी जी की। आप सोच सकते हैं कि मोदी जी ने 2015 में जनधन योजना शुरू किया था, और 8 नवंबर 2016 को उन्होंने नोटबंदी करी। तो कहीं ना कहीं वो पूरा प्लान उनका तैयार होता है किस दिशा में चीज़ें जाएंगी। और एक महत्वपूर्ण बात है, मोदी जी का कार्यकाल जो है, कई चीज़ों में तो जाना ही जाएगा। आप देखिए कि महिलाओं की स्थिति को लगातार वो बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो महिलाएं खेत से लकड़ी काट के लाती थी, बहुत परेशान होती थी, उनके लिए उज्ज्वला योजना उन्होंने शुरू की। उसकी सब्सिडी भी महिलाओं के खाते में गई। जो बिचौली जो बड़ा, जैसे कि सतीश भाई अभी कहे कि राजीव गांधी जी ने ओपन फोरम में बात कही थी कि जो हम पैसे 100 रुपये भेजते हैं, वो 15 रुपये ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसका मतलब 85 रुपये का भ्रष्टाचार था। मोदी जी का कार्यकाल सबसे बड़ी विशेषता से ये है कि विपक्ष भी उन पे खुल करके आरोप नहीं लगा पा रहे हैं भ्रष्टाचार का। ये तो यूपीए शासनकाल में इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, हर एक मंत्री आए दिन कोई ना कोई भ्रष्टाचार से घिरा होता था। आज मोदी जी के कार्यकाल में एक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इन 8 वर्षों में आप देखिए कि जो पूरी अर्थव्यवस्था थी चौपट हो गई थी। इसी बीच पे जो हम देखते हैं कि 2 साल हमारा जो है कोरोना काल में गया। न्यू स्टार्टअप जो है वो अपने आप में बूम में थे। आज आप देखिए कि जो नया स्टार्टअप है उसको कितना प्रोत्साहित किया।
मेड इन इंडिया की बात हुई, विदेशों में जब मोदी जी गए, सबसे बड़ी बात तो विदेशों की है। विदेशी हमारे जो एनआरआई थे वो उत्सुक थे कि भारत में हम आएँ और भारत में आकर के हम काम करें, मगर उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता था। मोदी जी ने प्रोत्साहित किया। चीन को आप देखिए कि चीन का मार्केट पूरा कैप्चर था। दिवाली में उन्होंने जो अपील की कि चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए, साथ में स्वदेशी सामानों का को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आप देखिए कि इतना बड़ा प्रभाव चीन पे पड़ा कि चीन को घुटने टेकने पड़े। जो अमेरिका भारत को आग दिखाता था, उसकी स्थिति ये हुई कि वो अमेरिका बिल्कुल अब मोदी के स्वागत पे रेड कारपेट बिछा कर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीयों का मान सम्मान खूब ऊपर गया है और इसको ले जाने में मोदी जी का अहम रोल है। बिल्कुल। एलियस सर, मैं मोदी जी के टाइम मैनेजमेंट पे भी बात करना चाहूँगी। जैसे वो पीएम गति शक्ति योजना आई है, तो इससे तेज़ी से जितने ऑफिशियल काम है वो उनमें बहुत तेज़ी आई है। पहले बहुत पेंडिंग काम पड़े रहते थे। देखिए, मोदी सरकार की काम के लेवल की जहाँ तक बात है, अभी आप पिछले कई सारे दिनों में हमने ऐसे भी प्रोजेक्ट देखे हैं, मतलब पिछले 50 साल में 60 साल में जो हमने देखे हैं। मध्य प्रदेश की बाण सागर परियोजना उसका एक उदाहरण है। वो उसमें 5 दशक उस योजना को मतलब उस जिसको कहते हैं ख़त्म होने में लग गए, और उसमें भी जब ये स्थिति बनी कि लागत कई गुना बढ़ जाती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे बनते थे, शिलान्यास होता था, काम शुरू होता था, लेकिन वो एक चरण पर जाकर रुक जाता था। हमारे भारत जो कि एक बहुत सामान्य अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी आबादी हमारी है, उसका बहुत सारा पैसा स्टक हो जाता था, कहीं लग जाता था। लेकिन मोदी जी की सरकार जब से आई है और जिन राज्यों में मोदी जी के दल की सरकारें हैं, वहाँ उन्होंने उस तरह से एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कि कोई भी प्रोग्राम जब बनता है, कोई योजना जब बनती है, तो शिलान्यास के वक्त ही तय हो जाता है कि ये कब पूरी होगी। और बहुत सारी योजनाएं जो हैं समय से पहले पूरी हो रही हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक तो जिनको हम लाभ देना चाहते हैं उनको लाभ मिलता है, उसके आसपास के एरिया को फायदा मिलता है, और उसकी लागत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो एक तरह से हम पैसा बचाते हैं, और उस प्रोजेक्ट के कारण जो हमारा व्यवसाय बढ़ना, लोगों को लाभ होना, वो जल्दी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो एक टाइम मैनेजमेंट तो उन्होंने निश्चित रूप से किया है। यही स्थिति हम रेलवे में देखते हैं। हाँ। रेलवे की स्थिति जो थी, लेट लतीफ़ी का एक प्रतीक था रेलवे जी। और अब वो जो टाइमिंग की बात है, गति की बात है, नई वंदे भारत ट्रेन जो चली हैं, सुपरफास्ट ट्रेन्स चली हैं, एक शहर से दूसरे शहर की कनेक्टिविटी लगातार बढ़ी है। और उड्डयन के क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत बदलाव हो रहा है, और बहुत सुगम यात्रियों की संख्या बढ़ी है, यातायात बढ़ रहा है। लोगों के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाना बहुत आसान हो गया है। कॉरिडोर्स बने हैं, सड़कों के जो जाल है, एक शहर से दूसरे शहर में जाना, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, बड़ी एक्सप्रेसवे अगर बात करें, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, और उनके औद्योगिक जोन बन रहे हैं। मतलब इस तरह से प्लानिंग की गई है कि उसके आसपास उन इलाकों में उस तरह के रूट्स निकले, एक शहर से दूसरे शहर को जाने के लिए, दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर जैसे, तो उनके आसपास वैसी एक्टिविटी हो, और उन इलाकों में जो चीज़ें, जिस तरह के उद्योग लग सकते हैं, उस तरह की खेती वहाँ पर है, तो वो लगाए जाएं। तो ये एक दूरगामी एक सोच है उनकी। और मुझे लगता है, जैसा कि वो कहते हैं कि ये अमृत काल है, अगले 25 साल में हमें क्या करना है उसका उन्होंने रोड मैप जनता के सामने रख दिया है, प्रशासन को मुस्तैद कर दिया है। अब बारी जनता की है, बाकी लोगों की है। हाँ, आलोचना का वो मोदी जी भी इनकार नहीं करते हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, तो जो मीडिया की भूमिका है, जो विपक्ष की भूमिका है, मीडिया को भी और विपक्ष को भी, बाकी लोगों को भी अपनी भूमिका जो आलोचना वाली है वो निसंकोच उनको निभाना चाहिए और बताना चाहिए, ताकि ये गति और बढ़े। और इस तरह से हम उनको, मोदी की भी मदद करेंगे और देश की भी मदद करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सर। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, देखा जाए तो मोदी जी के शासनकाल में महिलाओं की जो सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं का, बेटी बचाओ अब केवल मंत्र नहीं रह गया है, लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है बेटियों को। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी के 2-3 कदम जो है, महिलाओं को हमने यूपी के चुनाव में भी देखा, 2019 के चुनाव में भी देखा, महिलाओं का एक बहुत बड़ा वोट प्रतिशत उनको मिलता है। तो वो ऐसे ही नहीं मिलता है। जैसे कि अभी जहाँ साहब ने ये कहा कि उज्ज्वला योजना, वो निश्चित रूप से महिलाओं को जब धुएं में जब वो खाना बनाती थी या बनाती रही हैं, अभी भी हो सकता कहीं ऐसा होता हो, लेकिन एक बहुत बड़े हिस्से में देश के वो उज्ज्वला योजना का गैस का सिलेंडर पहुँचा है। तो निश्चित रूप से महिलाओं के जीवन बेटरमेंट हुआ है, उनके खुद के खाते खुले हैं। और ये भी योजनाएं बनी हैं कि यदि महिला किसी स्कीम, कोई स्कीम ऐसी भी है कि जिसमें किसी परिवार को लाभ मिलना है, तो उसमें महिला को अग्रणी बनाया गया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें महिलाओं को उसका मालिकाना हक मिल रहा है। मतलब हमारे देश में एक जो मानसिकता है पुरुषवादी समाज की, हमारे देश में क्या, ज़्यादातर देशों में उस तरह की मानसिकता है, तो पुरुषवादी जो मानसिकता है उसको कहीं
तोड़ने का भी उन्होंने बहुत प्रयास किया है। इसमें हम 3 तलाक का जो कानून है मुस्लिम बहनों के लिए, देखिए जो एक लगातार एक डिस्कोर्स चलता रहा, बहस चलता रहा कि भाई एक अलग मजहब के लोगों को अलग कानून होना चाहिए, उनको सबको एक जैसा नहीं रख सकते, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो अपनी जगह है। लेकिन कोई महिला सिर्फ किसी मजहबी कानून की वजह से, किसी गली की वजह से, किसी छूट की वजह से वो लगातार परेशान होती थी। तो 3 तलाक का जो कानून है उसके खिलाफ कानून बनाना एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ा माइलस्टोन था। वो भी मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी, आज आप देखेंगे बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं इसको लेकर खुश हैं, क्योंकि उनके जीवन में, जिसको हम कहते हैं नारकीय जीवन जीने को मजबूर थी। उनके साथ अन्याय होने के बावजूद वो किसी थाने में नहीं जा सकती थी, किसी अदालत में वो नहीं जा सकती थी, लेकिन आज वो जा सकती हैं, अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं और कानून उनके साथ है। इसके अलावा महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की जहाँ तक बात है तो हम देखेंगे कि सेना में वो जाती हैं, नौसेना में भर्ती के लिए उनके लिए अलग से आरक्षण, एक कोटा, एक पद बनाया गया है। लगातार स्थितियाँ बदल रही हैं, बिल्कुल बदल रही हैं। और अब आप देखिए एक बहुत बड़ा एक मसला हमारे देश के सामने था जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, धारा 370 का, और उसमें 370 का जो मसला था उसकी वजह से एक पूरे क्षेत्र को, जम्मू कश्मीर पूरे राज्य को बहुत सफ़र करना पड़ता था, एक बहुत बड़ी आबादी को, और उनमें बहुत बड़ी आबादी महिलाओं की ही है, महिला ही सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। उस कानून के हटने के बाद हम देखते हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर भी पूरे देश के साथ, जो हम कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश एक है, वास्तविक अर्थ में वो अब जाकर बना है। ऐसा कहा जाता था, ऐसा लोग कहते थे राजनीतिक लोग कि वो धारा 370 तो हटाई ही नहीं जा सकती, लेकिन संवैधानिक तरीके से न केवल उस धारा को हटाया है बल्कि उसको पूरे कश्मीर क्षेत्र को विकास की धारा में उन्होंने शामिल किया है। इसका भी फायदा हमारे पूरे देश को मिलेगा और आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि कश्मीर हमारा वैसा ही अंग है जैसे कि दूसरे राज्य हैं भारत के। तो ये मोदी जी के कई सारे अचीवमेंट्स हैं और निश्चित रूप से उनको इतिहास हमेशा याद रखेगा। और लगातार अगले 25 साल में भारत, मुझे लगता है कि एक बड़ी इकोनॉमी, अभी आपने देखा होगा कि भारत ने ब्रिटेन को भी इकोनॉमिक उसमें छोड़ दिया पीछे, हम ब्रिटेन से भी ऊपर चले गए। तो निश्चित रूप से ये यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में आगे भी जारी रहेगी और देश के लोग, बाकी लोग भी इस चीज़ को समझेंगे जो अभी नहीं समझे हैं। बिल्कुल, मोदी जी की शख्सियत इतनी बड़ी है कि जितनी भी हम चर्चा करें टाइम कम ही पड़ जाएगा, तो समय लगभग समाप्ति की ओर है। कृष्ण मोहन सर, आपने 2 किताबें लिखी हैं, मैं चाहूंगी कि कुछ बिंदु जो महत्वपूर्ण हो वो हमारे श्रोता भी जाने। देखिए दीपा, जैसा आपने कहा ना कि उनका व्यक्तित्व कृतित्व इतना भव्य है कि 10 किताबें कम पड़ जाएगी, समय तो आपका बहुत छोटा है, आधा घंटे का। तो मोदी जी के अभी सतीश भाई ने बहुत क्लियर बता दिया कि मोदी जी की जो उपलब्धियां रही 8 वर्ष की, तो 8 वर्ष की उपलब्धियों में जो सबसे महत्वपूर्ण, उनका इतिहास में जो स्वर्ण अक्षरों से नाम अंकित तो करना लाजमी है ही, लेकिन जो 3 ऐतिहासिक फैसले जिसके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो जो ट्रिपल तलाक है बरसों की कुरीतियाँ थी। फिर आप देखिए कि हमारे बाप दादाओं का सपना था कि राम मंदिर बने, तो उसको लेकर के बहुत एक अलग माहौल बना हुआ था, उसमें हर प्रकार का कोई हाथ डालने को तैयार नहीं था, लेकिन लीगल वे पे उसको सही दिशा पे काम करना एक बड़ी उपलब्धि रही। और जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को जिस ढंग से उन्होंने हटाया, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की रही है। उसके बाद भी आज आप देखिए भारत की जनता समझ रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, कोई भी असंभव चीज़ जो है वो संभव कर दिखाने की क्षमता यदि किसी व्यक्ति में है तो वो मोदी जी में। और वो देखिए सबसे इस कार्यक्रम के अंत में चूंकि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वो साइलेंटली सब बात सुनते हैं। लोग कहते हैं कि अरे वो तो मौन है, अब वो बोलते नहीं, पहले तो बहुत बोलते थे, लेकिन वो मौन, लेकिन आप मन की जब बात करते हैं, आज आप देखिए आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके आकाशवाणी को, दूरदर्शन को, खादी को, जो विलुप्त प्राय थी, जिनकी पूछ परख नहीं थी, आज आप आकाशवाणी किसी चीज़ के कवरेज के लिए सबसे आगे होता है, ये आपका दूरदर्शन सबसे आगे होता है। तो ये जो सरकारी चीज़ें थी, सरकारी उपक्रम थी, उसको आगे किया। अब विश्व में योग दिवस मनाया जाने लगा, तो विश्व में योग को जो खोई हुई क्षमताएं थी उसको जागृत किया। और आप देखिए कि जो एक और अंतिम बात मैं कहकर अपनी बात नहीं कहूँगा कि जिस ढंग से आप आयुर्वेद को उन्होंने प्रोत्साहित किया, 1 नेशन 1 हेल्थ सिस्टम में उन्होंने ये बात कही कि जिस ढंग से एलोपैथिक की महत्वता है वैसे अन्यपैथी की महत्वता होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ ये मोदी जी ही सोच सकते हैं, और मेरे को लगता है कि उनका जो आगे का प्लान है वो 10 सालों का तैयार होगा। उस 10 सालों में और क्या करना है, उसको किस ढंग से करना है, ये अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल सर, आप दोनों लोग स्टूडियो में आए चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। इस चर्चा का लबोलुआब यही है कि देश के लोग ही नहीं, दुनिया भर के देशों की उम्मीदों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह खरे उतरे हैं। इसलिए शायद किसी ने कहा है, ऐसे ही कोई मोदी नहीं बन जाता।
इसके लिए श्री मोदी जैसा त्याग, तपस्या, सेवा, जनता के प्रति समर्पण, विकास की तरफ ले जाने वाली योजनाएं, कल्पनाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प और आतंकवाद को समाप्त कर भारत में शांति स्थापित करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारत की परंपरागत तस्वीर बदल रही है और बहुत तेजी से हो रहे परिवर्तनों के हम सब साक्षी बन रहे हैं, जिस बात के लिए देश के लोग बहुत देर से प्रतीक्षारत थे। अब वो साकार होती दिखाई दे रही है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार। सुर्खियों में